मनी हाइस्ट के पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि कुछ ही सेकंड से रेकेल के हाथ से प्रोफेसर बच जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में टोक्यो वॉइस ओवर पर बताती है कि पुलिस को जल्दी ही बर्लिन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और ऐसे ही वो लोग एक एक गैंगस्टर के आइडेंटिटीज निकालने में बिजी रहेंगे। और जिसका इंफॉर्मेशन मिलना नामुमकिन था, यानी कि हमारे प्रोफेसर, एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से स्केच बना के पुलिस को इजिली उसका भी आइडेंटिटी मिल जाएगी और हम ये गेम हार जाएंगे। रेकेल घर आके फ्रेश होती है और टीवी पर वही न्यूज देखती है। तभी पौला भी वहां आती है, अपने माँ को टीवी पर ऐसे ही इंसल्ट होते हुए देखती है। उसकी दादी आकर टीवी बंद कर देती है। पौला जब बताती है कि वो अपने डैड के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसकी माँ उसे टाइम ही नहीं देती, तो रेकेल एंड उसकी दादी मिलके पौला को समझाती है कि उसका जॉब ही ऐसा है और उसके डैड उतना अच्छा नहीं है। रेगल बताते हैं कि मैं तुम्हें बर्गर खिलाने लेके जाऊंगी एंड ये केस खत्म होने के बाद तीनों मिलके कैनेडी आइलैंड पर घूमने जाएंगे। ये बात सुनकर पौला खुश हो जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रोफेसर पूरे टीम के साथ लंच कर रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मिंट के अंदर हम न्यू रेजिस्टेंस की तरह रहेंगे ताकि हमें पब्लिक सपोर्ट मिले, एंड अगर वो काम नहीं किया तो पुलिस को हम बताएंगे कि हमारे पास असॉल्ट राइफल्स है, एक्सप्लोसिव्स है और किसी को पता नहीं कौन हॉस्टेज है और कौन गैंगस्टर है। तो कोई भी मिनिस्टर इंटरवीन करने की ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि वहां पर माइनर्स यानी स्टूडेंट्स भी होंगे। रियो प्रोफेसर से पूछता है कि हम लोग एस्केप कैसे करेंगे, तो प्रोफेसर बताते हैं कि एक टनल से। वो टेबल पर स्केच करके बोलते हैं कि तुम लोग होस्टेजेस के मदद से मिंट के बॉयलर रूम पर 13 मीटर्स की एक टनल डिग करोगे जो सीवेज से कनेक्ट होगा। वो उसको बताता है कि कोई भी जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रैडर ये डिटेक्ट कर सकता है, पुलिस को पता चल जाएगा। तो प्रोफेसर बताते हैं कि हम उन्हें पजल्ट कर देंगे, इस टनल से नहीं जाएंगे, हम थर्ड वॉल से एक अलग टनल से जाएंगे जिसका रेंज जीपीआर के रेंज से ज्यादा है। नायरोबी पूछती है वो टनल हम बनाएंगे कैसे, तो प्रोफेसर बोलते हैं कि उस टनल को 5 साल पहले ही मैंने बना के रखा है। वो ये भी बताते हैं कि उस टनल से 486 मीटर्स ट्रैवल करके तुम मेरे चेम्बर तक आ सकते हो। ये प्लान सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रोफेसर की तारीफ करते हैं। फिर मॉस्को बोलता है कि वॉल्ट के फ्लोर्स बहुत हार्ड कंक्रीट से बना होगा, हम जैक हैमर यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ, वो यूज नहीं करेंगे, हम थर्मल लेंस एंड रेडियल यूज करेंगे और करीब 10 से 12 दिन लग जाएगा पूरा खुदाई करने में। सब ये प्लान सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मर्लिन बोलता है कि हम एक एक दिन 2.4 मिलियन यूरो बनाएंगे। सब लोग अपने होने वाले सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। प्रेजेंट सीन में आते हैं, रेकेल बहुत ही गुस्सा होकर कॉर्नेल को बताती है कि तुम्हारे डिसीजन के लिए पूरे मीडिया मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी नहीं। तुम जाओ मीडिया को सच बताओ कि ओनली एलिसन को रिलीज करने का वो डिसीजन तुम्हारा था। तो कॉर्नेल यहाँ बहुत ही सेल्फिश की तरह बोलते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता, रिलैक्स करो, प्रेसिडेंट को न्यूज़ के बारे में पता है, हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो रेगल बताते हैं कि मुझे बस अपनी फैमिली की परवाह है, कोई स्टूपिड गवर्नमेंट की परवाह नहीं है। तो कॉर्नेल उसे बताता है कि एक बार ये केस सॉल्व हो जाए तो किसी को ये सब छोटे मोटे बातें याद नहीं रहेगा, पर अगर वहां पर एक भी डेड बॉडी मिल जाए ना तो हम सब लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। रिकेल थोड़ा काम डाउन होती है, वो सूरज को कार की इंफॉर्मेशन ढूंढने को बोलती है और कॉर्नेल को बताती है कि मैं चाहती हूँ इंटेलिजेंस टीम प्रोफेसर की इसके प्लान के बारे में पता लगाए। रेकेल एंजल को जंक यार्ड में मिला उस पागल के बारे में पता लगाने को बोलती है। तो एंजल बताता है कि हमने उस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरास चेक कर लिए और कोई भी ऐसा फुटेज नहीं मिला, पर वो जो बटन मिली थी उसमें से फिंगरप्रिंट मिला है और हमें जल्दी ही कार ओनर के बारे में पता लग जाएगा। रेकेल एंजल एंड कॉर्नल को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स को 10 मिनट्स के लिए बाहर जाने को बोलती है। सब बहुत ही चौंक जाते हैं। उन लोगों को बाहर भेजकर रेकेल अपने टीम से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है एक ही टाइम में हमारा और उस पागल डिस्गाइज का एक साथ एक जगह होना कोई कोइंसिडेंस था? उसको कैसे पता चला कि हम लोग वहां पे आने वाले हैं? वो बताते हैं कि ये हम में से ही कोई उन लोगों को सभी इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रोफेसर शायद अपने चेम्बर में बैठ के ये सब कुछ सुनकर सोच रहे हैं कि उसे तुम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, एक डिवाइस है। उधर आर्थुरो को ऑपरेशन के बाद होश आता है। हेल्सिंकी उसका केयर करता है, वो बताता है कि सब ठीक है, तुम जिंदा हो। डेनवर मोनिका के पास आता है और उसका हालचाल पूछता है और वॉल्ट में ही उसके पास सो जाता है।
एंजल बर्लिन के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है कि उसका क्या क्या क्राइम रिकॉर्ड है। उसका कोई फैमिली या एड्रेस के बारे में पता नहीं चला। एंजल बताता है कि एक फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट ने उसके बारे में लिखा है कि हम एक नार्सिसिस्टिक ईगोटिस्ट के साथ डील कर रहे हैं जिसमें एम्पैथी इमोशंस कुछ नहीं है। उधर मींट में बर्लिन सभी होस्टेजेस के पास आकर उन्हें सच बताता है अबाउट मोनिका's एग्जीक्यूशन। सभी बहुत ही डर जाते हैं, गैंग मेंबर्स को भी ये बात अच्छा नहीं लगता। बर्लिन फिर उन लोगों को बताता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है, हमारी रॉबरी मिशन बहुत ही अच्छा जा रहा है, स्पेशली फॉर मिस्टर टोरस। नायरोबी सबको बताती है कि मिस्टर टोरस ने 40 आवर्स में 311 मिलियन यूरो प्रिंट कर चुके हैं। गैंगस्टर के कहने पर सभी क्लैप करते हैं। तभी बर्लिन लोगों को चुप करवा के आर्थर की तरफ इशारा करता है और उसे स्वागत करता है। हम जानते हैं कि वो गन शॉट से बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, पर अभी वो एकदम ठीक है। तभी स्कूल की मैडम जो है ना, वो अपना हाथ उठाती है और बर्लिन से पूछती है कि क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ। रेचल एंजल से कहती है कि हम बर्लिन के बारे में सभी इंफॉर्मेशंस मीडिया के सामने एक्सपोज कर देंगे। सबको पता लगना चाहिए कि ये एक साइकोपैथ है और इतने सारे टीनेजर्स को कैद करके रखा है। कॉर्नेल तो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। वो बताता है कि मुझे नहीं लगता ऐसे हमें पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। हमें कुछ रफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, लाइक सेक्स ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड सो ऑन। प्रोफेसर सब सुनते हैं, वो मन ही मन नहीं चाहते। वैसे हम भी नहीं चाहते यार वो लोग ऐसा करें, क्योंकि बर्लिन ऐसा नहीं है। पर रेचल इस केस से तंग आ चुकी है। वो कॉर्नेल की बात मान जाती है। कॉर्नेल के जाने के बाद एंजल जब रेचल को बोलता है कि हम लोग ऐसे किसी को डिफेम नहीं कर सकते, ये गलत है, तो रेचल परेशान होकर बताती है कि डिफेम तो मैं हुई हूँ इंटरनेशनल प्रेस के सामने, कुछ गलत ना करके भी। और इस सब के वजह से मैं अपने माँ एंड बेटी को भी खुद से दूर कर रही हूँ। रेचल ये सब सोचकर बहुत परेशान हो जाती है, तो एंजल उसे सलाह देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये भी बताता है कि उसके एक्स हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में टेस्टिफाई के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो बोलेगा। रेचल खुश होकर उसे हक कर लेती है। तभी एक ऑफिसर वहां आता है, रेचल को बताता है कि वो राशियन गार्ड यहाँ आया है और हम उस पागल का स्केच बना सकते हैं। प्रोफेसर ये सब सुनकर उस गार्ड का नाम नोट कर लेते हैं, उसे सोशल मीडिया से भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पता नहीं अब प्रोफेसर इसके साथ क्या करने वाले हैं। उधर रियो एक एक करके सभी गर्ल्स को प्लास्टिक से रैप्ड कॉस्मेटिक सेट देता है। वो एलिसन के पास भी आता है, उससे माफी मांगता है जैसे बांध कर रखने के लिए। एलिसन रियो की तरफ घूम के बोलती है कि मेरे डैड मेरे लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करते हैं, इवन मेरा करियर भी। मुझे लगता है कि मैं किसी और की लाइफ जी रही हूँ। तभी टोक्यो वहां पर आती है, उन दोनों को बात करते हुए देखती है। एक बार पहले भी उसने उन दोनों का कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट की थी। रियो के जाने के बाद टोक्यो एलिसन के पास आती है, उसे वहां से जाने से रोकती है और इनडायरेक्टली उसे रियो से दूर रहने को बोलती है। रेकल एक प्रिजनर से इंटरोगेट करती है जो पहले बर्लिन के साथ सेम प्रिजन में था। रेकल बर्लिन के बारे में कुछ भी पूछती है तो वो बस बताता है कि मुझे नहीं पता, वो किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखता था। एंजल के प्रेशर से वो बताता है कि बस एक चीज के बारे में मुझे पता है कि बर्लिन रोज रिटॉक्सिल नाम का एक मेडिकेशन लेता था और ये बात किसी को पता नहीं था। उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट में भी ये नहीं मिलेगा। रेकल एंजल को पिछले 6 महीनों से सभी फार्मेसी के रिटॉक्सिल खरीदने की पैटर्न चेक करने को बोलती है। तभी स्वरेज उस रशियन गार्ड को अंदर लेकर आता है स्केच करवाने के लिए। उधर मैडम बर्लिन से अपने स्टूडेंट सिल्विया को बाकी क्लासमेट के साथ रहने की परमिशन मांगते हैं। बर्लिन ये बात टोटली इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़वाती हो अपने स्टूडेंट्स को। तो वो बताती है कि मैं हिस्ट्री फिलोसॉफी पढ़ाती हूँ एंड कुछ वर्कशॉप भी कंडक्ट करती हूँ ऑन इन्वायरमेंट एंड सेक्स एजुकेशन। बर्लिन फिर बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड बातों बातों में उसे थोड़ा बहुत हैरस करता है। मैडम जब फिर से सिल्विया के लिए पूछती है तो बर्लिन उसे पास वाले रूम के कर्टेन हटा के दिखाता है कि सिल्विया कैसे फ्लोर पर पड़ी हुई है। मैडम पीछे से सीजर लेकर बर्लिन पर अटैक करने वाले थे। तभी नायरोबी वहां पहुंचती है और बर्लिन को बताती है कि तुम टीवी में हो, जल्दी से आके देखो। उधर प्रोफेसर एंजल के चश्मे पर लगा हुआ माइक्रोफोन से सुन सकता था कि वो राशियन गार्ड वहां पहुंच चुका है, वो स्केच बनाने वाला है। प्रोफेसर अपना ड्रेस चेंज करके एकदम हैंडसम यंग मैन बनकर बाहर आते हैं और खत्म हो जाता है हमारा ये एपिसोड। प्रोफेसर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या वो अपना आइडेंटिटी छुपा पाएंगे? इस गेम में वो किस हद तक जाएंगे? जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स में फुल एपिसोड्स देख सकते हो या फिर मेरे वीडियो का वेट कर लो, मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।